Hello my dear student, welcome to 50 Cent डिफेंस चैनल। डिफेंस में आप लोगों का स्वागत है। तो एक बार सभी बच्चे आ जाइए। यस प्लीज़। आज आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास है, डेट इज़ एमरजेंसी का सेक्शन है। एक बार सभी बच्चे बस सेशन को शेयर कर दो और शेयर करके जल्दी से आ जाइए, ठीक है। हेलो मनसा साहनी, जय हिंद बच्चे, जय हिंद। राजेश कुमार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी मनसा आप लोगों की ये पॉलिटी की क्लास है। सुबह मैंने द हिंदू की क्लास ली। आई होप आपने पूरा अटेंड किया है। अगर नहीं किया तो वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेंस के एस्पेक्ट से जो आज पढ़ाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी कर रहे हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वेल मोर देन सफिशिएंट है। यूपीएससी का तो सब एस्पेक्ट से पढ़ना ही पड़ता है, और डिफेंस का कोई सा भी पेपर दे रहे हैं, एक्स वाई। अच्छा, एक्स के लिए हम जल्दी ही इंग्लिश का टीचर लेकर आने वाले हैं, जिससे एयरफोर्स एक्स का और आपके सीडीएस का इंग्लिश भी हो जाए। हेलो विक्रम, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। और इस सेशन के बाद ना एजुकेशन नीचे पे जो भी बच्चा आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा है उनके लिए मेंस आंसर राइटिंग होगी, और 3 बजे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का डेमो होगा। उसके बाद फिर डिफेंस पे आपका आज करंट अफेयर के सेशन लूंगी। करंट अफेयर में आपको पढ़ा दूंगी, और संडे को पूरा टेस्ट सीरीज के थ्रू, मतलब 2-3 घंटे की जो भी टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका पूरा ही करंट अफेयर करा देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से रिवाइज भी कर सके, ठीक है बेटा। न्यूज़पेपर तो रेगुलर पढ़ते हैं, तो करंट तो है ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका इंग्लिश का एंटोनिम्स सिनोनिम्स का देना है, तो वो भी मैं जल्दी ही आपको हो सकता है कल या परसों में आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स दे दूंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये हमारी मेल आईडी है info@50cents.in। तो कोई भी आपका आंसर राइटिंग होता है जो आईएएस के बच्चे हैं या फिर डिफेंस के बच्चों का कोई भी क्वेरी है, ठीक है, या फिर एनीथिंग, वो आप इस मेल पे बात कर सकते हैं। ये ऑफिशियल मेल आईडी है, कम्युनिकेशन है स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट का। और जो भी नए बच्चे हैं व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा से कनेक्ट हो सकते हैं, स्कैन कर लेना। 9:30 बजे द हिंदू की क्लास होती है, एजुकेशन नीचे पर, ठीक है। चलिए, मिस्टर रवि मैम कल का क्लास मुझे नहीं मिला। बच्चे, मिस्टर रवि एक्चुअल में क्या था, हाँ, हमारा टेस्ट कब होगा बेटा? आपका टेस्ट इवनिंग में होगा, क्योंकि थोड़ा सा आज ना डेमो है मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, तो इस कारण से आपका टेस्ट हम इवनिंग में लेंगे, ठीक है। इवनिंग में 5-5:30 के आसपास, 5 बजे के आसपास देख लेंगे। रवि कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, सेकंड मैरिज एनिवर्सरी, तो कल थोड़ा परिवारवाद में लगे हुए थे, इसीलिए, ठीक है बेटा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास। पॉलिटी जो आप सेक्शन चल रहा है, ये सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का सेक्शन है इमरजेंसी, ठीक है भाई। आपातकाल। आपातकाल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का पार्ट कौन सा है, भाग कौन सा है? यस प्लीज, पार्ट कौन सा है? हाँ, यस, कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का पार्ट कौन सा है? भाग 18वां। कौन सा है? भाग 18वां। और 19वां क्या है? मिसलेनियस है, ठीक है, भाग 18वां। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल है 352 से 360 तक, ठीक है, ये आर्टिकल है। और किस कंट्री से इमरजेंसी को लिया गया है? जर्मनी से लिया गया, याद रखना। हिटलर, थोड़ा सा हिटलरवादी विचारों का मैं पूरे देश में आपातकाल लगा दूंगा, तो टाइप्स जर्मनी से लिया गया, याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब मैं एक टेबल बनाने वाली हूँ, उस टेबल को सभी बच्चे बना लेंगे मेरे साथ साथ। फिर उसके बाद मैं आपको पूरा इमरजेंसी अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आपातकाल, 3 प्रकार का आपातकाल होता है, ठीक है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी। भाई सीडीएस यूपीएससी को बहुत प्यार है इमरजेंसी से, एक क्वेश्चन पक्का है आपका, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, हिंदी वाले बच्चे हैं इस क्लास में? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हैं?
तो मैं हिंदी में भी लिखूं। राष्ट्रीय आपातकाल दो प्रकार का होता है, एक होती है इंटरनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं आंतरिक आपातकाल, और दूसरी होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं बाह्य आपातकाल। एक्सटर्नल इमरजेंसी दो रीज़न से होती है, एक है युद्ध और दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन को कहते हैं हिंदी में बाह्य असंतोष, बाह्य असंतोष। ओके, और इंटरनल जो होती है ये इंटरनल डिस्टरबेंस है, बाद में आर्म्ड रिबेलियन बन गई थी। ठीक है, आंतरिक असंतोष, आंतरिक असंतोष। ठीक है, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। दूसरे प्रकार की इमरजेंसी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे आप क्या कहते हैं, राज्य आपातकाल, और क्या बोला जाता है इसे, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और इसे क्या बोला जाता है, ये जो अब तीसरा वर्ड लिख रही हूं ये सीडीएस 2021 के पेपर का क्वेश्चन है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। याद रखना इस बात को कि स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, तो पेपर में प्रेसिडेंट रूल भी लिखा आ सकता है या पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी लिखा आ सकता है। ठीक है, इस चीज का याद रखना। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। हिंदी वाले बच्चों के लिए संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 356। और तीसरे प्रकार की इमरजेंसी है, तीसरे प्रकार की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे आप क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 360। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार सभी बच्चे लिख लेंगे। मैम माइक हिल रहा है, आवाज खड़खड़ा रही है। अब एक बार बताओ, अब आवाज सही है या आवाज खड़खड़ा रही है अभी भी? हाँ जी बच्चे, अब आवाज सही है या आवाज अभी भी खड़खड़ा रही है? यस प्लीज। हाँ जी, एक बार बता दीजिए, देन आई लेट स्टार्ट द व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द इमरजेंसी। एक बार यस प्लीज, सभी बच्चे बता देंगे। अब आवाज सही है या आवाज खड़खड़ा रही है? वैसे ही है, वैसा ही है। एक मिनट रुको, अब एक बार बताओ। अब बताओ, अब तो मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है कि जिससे लगे। हाँ हाँ जी, राजेश कुमार, विक्रम, मनसा, अब ठीक है बेटा? बेटा एक बार कंफर्म कर दीजिए। फाइन है, ठीक है। वो हो सकता है चलने के कारण हिल रहा हो। चलिए, वैसे भी हम अभी दूसरा माइक लेने वाले हैं। चलिए शुरू कर देते हैं, ध्यान से सुनना। इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब होता है वो सिचुएशन जो कि नॉर्मल के अंदर नहीं है, या तो हमारे देश में नॉर्मल सिचुएशन नहीं है,
या हमारे देश के किसी राज्य में नहीं है, जैसे यूपी में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, बिहार में नहीं है, या फिर इसके अलावा हमारे देश में पैसे की मंदी को लेकर इतना इशू क्रिएट हो गया है कि अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था उठ नहीं पा रही है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 3 प्रकार का आपातकाल है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के अंतर्गत है। 2 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है एक युद्ध के कारण और दूसरा बाह्य असंतोष, मतलब अगर मेरे देश का किसी भी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी, या हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ कोल्ड वॉर चल रहा है जो कि आगे चल के गृह युद्ध का भी कारण बन सकता है, या हमारे किसी दूसरे देश के साथ इस तरीके का है कि भाई कभी भी शस्त्र उठाए जा सकते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाह्य असंतोष है। ओके, अच्छा, इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब तो भाई ये होता है कि आंतरिक असंतोष किसी भी रीजन से हो जाए, हाँ, या तो जनता हमारी सरकार के खिलाफ है, एनी रीजन, हाँ, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो गई है, कोई भी रीजन हो गया है, तो उस कंडीशन में लगता है नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जिसे आप कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, और आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो बेटा स्टेट इमरजेंसी जो होता है, इसका मतलब मेरे देश में जो राज्य हैं वो राज्य प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मतलब स्टेट डजंट वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट की जिम्मेदारी किसको होती है? गवर्नर को होती है। गवर्नर किसको रिपोर्ट देता है? राष्ट्रपति को। तो एक्चुअल में स्टेट का कर्ता हर्ता धर्ता होता है राष्ट्रपति, पर राष्ट्रपति इतने 35 राज्य स्टेट को यूटी को देख नहीं सकता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को रखता है, गवर्नर को रखता है। गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द स्टेट। तो अगर राज्य में लोग एक दूसरे को काट मार रहे हैं, राज्य में रियॉट हो गया है, राज्य में जनता जो है वो असंतोष है, तो उस सिचुएशन पे राज्यपाल की रिपोर्ट जाएगी राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति शासन लगेगा। फिर राष्ट्रपति वही इंस्ट्रक्शन देगा जो राष्ट्रपति को कैबिनेट ने कहा है। तो एक्चुअल में कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को कहता है इस प्रकार से आप एडमिनिस्ट्रेशन करिए। इसीलिए इसे कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, क्योंकि राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है। आप यूपीएससी के बच्चे हैं तो इसीलिए आपको मैं एक आर्टिकल और बताती हूँ, आर्टिकल 365। ये यूपीएससी वालों के लिए, अदर एग्जाम वालों के लिए नहीं है। आर्टिकल 365 एक बार ईपीएफओ के पेपर में आया था। आर्टिकल 365 कहता है व्हेन द स्टेट डज नॉट कॉम्प्लाई, सेम यही लैंग्वेज लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। If state does not comply the directives of center, then center can put the president rule over the state. हिंदी में बोला जाता है यदि राज्य केंद्र की दिशा निर्देश पे काम नहीं कर रहा तो भी बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है भाई, मान लीजिए सरकार ने कहा ये लो 200 करोड़ बिहार में रोजगारों को स्टार्ट करना है, रोजगार स्टार्ट करना है मनरेगा के लिए, परंतु राज्य सरकार ने शुरू नहीं किया और पैसा डिस्पोज हो चुका है। तो उस सिचुएशन पे स्टेट ने सेंटर का कहना नहीं माना, तो सेंटर को राज्यपाल की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, तब सेंटर स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, हाँ, और फिर सेंटर अपने तरीके से चलेगा। इज इट क्लियर? तो स्टेट की पॉलिसी काम नहीं करेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहता है यदि हमारे देश कर्जों में डूब गया है, हमारे देश में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है जो कि अनबिलीवेबल है, और लोग जैसे जिम्बाब्वे की कोलैप्स हो गई थी ना इकोनॉमी, वैसी सिचुएशन बनती जा रही है, तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी है। ठीक है, अब मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल
352। चलिए, कहानी शुरू होती है नेशनल इमरजेंसी की। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, ध्यान से सुनना, अब जो बोर्ड पे लिखूंगी वो पेपर में आ रहा है और जो बोल रही हूं वो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कहीं इधर उधर ध्यान नहीं करना है। कहानी शुरू हो रही है, भारत आज़ाद हुआ 1950 में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना आयोग बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया। पर उस प्लानिंग कमीशन का टर्म पीरियड 5 साल रखा, जिसका मेन उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम देश में टारगेट्स बनाएंगे और उसे अचीव करेंगे। यही मतलब होता है ना, प्लानिंग कमीशन का। तो अब उस समय हाँ जी बच्चे, एक बार बता दीजिए सभी को, मतलब वॉइस वीडियो आ रही है? यस प्लीज। अब ठीक है, ओके, नाउ परफेक्ट। ओके, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया होगा यहाँ पे, वो मौसम के कारण हो सकता है ना। इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया, मैंने दोबारा से ऑफ करके ऑन किया तो अब सब सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, प्लानिंग कमीशन बनी, 5 साल के टर्म पीरियड के लिए योजनाएं रखी गई, क्योंकि कुछ किस प्रकार से हम टारगेट रखेंगे, किस प्रकार से अचीव करेंगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग कमीशन ज़रूरी था। हमारे देश की सरकार ने ये पूरी कोशिश करी कि हम किसी तरीके से अपने और जो नेबरिंग हमारे देश हैं, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, इनसे हम लोग अच्छे संबंध बनाएं। और आपको पता है चाइना के साथ तो हमने ये बोल दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है? हिंदी चीनी भाई भाई। हमने कई संधियां भी बनाई थी और हमने डिक्लेयर कर दिया, मतलब प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया कि हम एक सोशलिस्ट स्टेट की तरफ जाएंगे। हमने उस समय डिफेंस पे सबसे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ओके? परंतु कहानी में बदलाव आता है, 1957-58 से, जब दलाई लामा पहुंच गए हिमाचल प्रदेश डलहौजी। चाइना कहता है कि भारत हमारे ही जो विरोधी हैं उनको शरण दे रहा है। चाइना ने तब से भारत के विरुद्ध आंखें एकदम से चौकस कर ली, पर अंदर ही अंदर चाइना भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा था, अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कर रहा था, अपने वेपन स्ट्रॉन्ग कर रहा था। हाँ, और 1966 में तो चाइना ने भी एटम बम का निर्माण कर लिया था। एटम बम सबसे पहले अमेरिका ने 1945 में निर्माण किया, 1947 में रशिया ने किया। हालांकि अमेरिका कहता है कि रशिया ने हमारे कोड्स चुराए हैं, वॉटएवर, है ना, वो उन दोनों देशों की बात है, इसीलिए अमेरिका और रशिया एक दूसरे के दुश्मन हैं। चाइना ने 1966 में किया और चाइना की क्रांति 1970 में हो गई थी। 1970-1980 के दशक में चाइना की क्रांति हुई और आज देखो चाइना कितना बढ़ गया है ना। भारत की हुई थी क्रांति 1992 में। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे चाइना तो प्रिपेयर कर रहा है भारत के खिलाफ और भारत अपने आप को समझ रहा है सोशलिस्ट, समाजवाद मान रहा है। अब 1961 में चाइना ने कर दिया कब्जा ऊपर सीओके वाला एरिया पे, सड़क बना दी। और चाइना क्या कहता है, ये तो मेरी सड़क बनी है, ये मेरा एरिया है। भारत कहता है भाई ये मेरा एरिया है, ऐसे कैसे तुम्हारा एरिया है? चाइना कहता है लड़ना है तो लड़ लो। भाई अब क्या किया जाए? अगर आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस जाएगा और कहेगा ये मेरा मकान है और आप उसे हटाओगे, वो नहीं हटेगा, तो आप क्या करोगे? कहोगे ठीक है भाई लड़ाई कर ले। लड़ाई करके अगर फिर भी वो कब्जा करे रखा है तो उसी का ही क्षेत्र हो गया। ऐसा ही होता है ना, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। सेम ऐसा ही देशों के बीच में भी हुआ।
1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ, और इस टाइम पे सबसे पहला फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई। और बच्चे ये इमरजेंसी ऐसी थी जो 1967 तक चली। ठीक है, इंडो चाइना वॉर हुआ। अब भारत तो सोशलिस्ट कह रहा है अपने आप को, समाजवादी है, भारत का डिफेंस खत्म है। पहले कहाँ 23 लाख 1947 में आर्मी बनी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन आर्मी, ये सब मिलाकर 23 लाख आर्मी में थे लोग, और कुल मिला के कितने लोग हो गए? 3 लाख पूरे देश के लिए। ठीक है, अब भारत चल रहा है सोशलिस्ट विचारों पे और दूसरा देश कर रहा है आपके साथ युद्ध। अब आप समाजवाद करके क्या ही कर लोगे, क्योंकि हम लोग उस समय पे उतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि हमने डिफेंस पे काम ही नहीं किया था। ठीक है भाई, और जब कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, भारत का दुश्मन पाकिस्तान, भारत का दुश्मन चाइना, दोनों में ऐसा प्रेम है कि समुद्र से गहरा, शहद से मीठा, आसमान की ऊंचाई से ऊंचा, मोर देन लैला मजनू। ठीक है, बस मौका देख के 1965 में पाकिस्तान ने भी अपना हाथ साफ कर लिया, इंडो पाक वॉर भी हो गया। और इंडो पाक वॉर का तो रीजन आपको पता ही है, हमेशा से ही कश्मीर रहा है। ठीक है भाई, यही रीजन रहा है बिल्कुल। अब उसके बाद, हाँ सही कह रहे हो राजेश कुमार, इंडिया को नोबेल प्राइज जीतना था, टू बी वेरी फ्रैंक। यस, डिफेंस पे कोई काम नहीं किया, डिफेंस के लिए बजट ही नहीं रखते थे, 0.5%। क्या ही इतने बड़े देश के लिए आप कर लोगे? हुआ ना यहाँ पे हमारे सिपाही कुछ कर ही नहीं पाए, ना तो उनके पास इक्विपमेंट थे, ना ही उनको कोई जोश दिलाने वाला था, सरकार समाजवादी की तरफ चल रही थी भाई। तो पता है ना, जैसे कहते हैं, देखो एक कहावत मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते याद आ रही है, ध्यान से सुनना। कहावत ये है, अगर आपका लीडर शेर है और झुंड में गीदड़ बैठे हैं तो वो गीदड़ भी शेर हो जाएंगे। अगर आपके झुंड में शेर हैं और लीडर आपका गीदड़ है, भाई वो शेर गीदड़ बन जाएंगे। तो आपका लीडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीडर ही आपके अंदर जान डालता है। अब लीडर है आपका समाजवाद वाला, तो समाजवाद का हो तो गया काम। चाइना के वक्त हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, अहो दुर्भाग्य, हमारा डिफेंस ही नहीं था, स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। 1960, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को नए प्रधानमंत्री मिले थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। सिचुएशन बिगड़ी हुई है भाई, युद्ध चल रहा है, चाइना ने युद्ध रोका नहीं है, युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान से भी युद्ध हो रहा है। और उस समय पर लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में जब ये देश आया, डिफेंस तो था नहीं भाई, पीछे की कुछ चीजें सही होंगी तभी आगे वाला होगा। अब सामने लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, जितने भी जनता, बहुत उमड़ के जनता आई हमारे रामलीला मैदान में, दिल्ली में ही बैठते हैं सब, और एक नारा दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया, जय जवान जय किसान। अब हमारे देश के नौजवानों के अंदर बॉर्डर पे खड़े होने में उनके हथियारों से ज्यादा जान उनके अंदर थी। भाई हमारा तो इतिहास ऐसा रह चुका है कि हमारे वीर जवान तो गला कटने के बाद भी हाथ चलते रहते थे और 2-4 को ऐसे ही मार देते थे। ऐसा इतिहास हमारे देश का रह चुका है। हमारे देश का प्रमाण वीरता में कोई टक्कर नहीं ले सकता है। वीर हैं यहाँ पे, पर वीरता को सही लीडरशिप मिलनी चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा, जय जवान जय किसान। एक तो जवान जो देश को बचा रहा है और एक किसान जो देश के लोगों का पेट पाल रहा है, जिससे लोग जिंदा हैं। दोनों को ही पूरा देश जय करता है। और हमारे डिफेंस के अंदर आई जान। बनाया गया ताशकंद एग्रीमेंट, लाल बहादुर शास्त्री जी, बुलाया गया था ताशकंद में, एग्रीमेंट में साइन करना कि इंडो पाकिस्तान युद्ध को रोको, और भाई साहब पाकिस्तान पे हावी हो गया था भारत। अब चाहे वो मैच हो चाहे वो युद्ध हो, भारत पाकिस्तान पे हावी हो जाता है।
और वैसे भी जो जो भारत करता है पीछे पीछे वही पाकिस्तान करने आ जाता है। और किसके बल पे पाकिस्तान उछलता है? ये है ना दुश्मन का दुश्मन, समझ रहे हो, इसी के बल पे। अभी ये पाकिस्तान को नहीं पता, आज पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर चाइना के न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं। बताओ, इतना बुरा हाल हो गया है। बेचारों को खुद का इतना ही समझ नहीं है कि उनकी सॉवरेंटी का क्या हो रहा है, पर प्यार, ठीक है। तो भाई होता क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान पे तो हो रहे थे हावी। ताशकंद एग्रीमेंट बना, युद्ध को रोकने की बात कही गई, बुलाया गया, गए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। अहो दुर्भाग्य, उनकी वाइफ नहीं गई थी, अकेले लाल बहादुर शास्त्री गए थे। उसके बाद लौटे नहीं, डेथ हो गई। अब सोर्सेज ये कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आया या क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, वो बात किसी को नहीं पता क्या हुआ। पर ताशकंद एग्रीमेंट में जैसे ही हो गया प्रधानमंत्री का साइन, ठीक है, तो हमारे देश ने चंद वर्ष के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे उनको फिर खो दिया, ठीक है। अब भारत में समस्या आ गई, यार अब दूसरा प्रधानमंत्री कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है, अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा? और देश की हालत ऐसी है, इमरजेंसी लगी हुई है भाई, चाइना के साथ युद्ध चलता जा रहा है, इमरजेंसी देश में लगी हुई है। उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में पानी की कमी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, और इसी के साथ साथ पशु मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, खाने की दिक्कत आ रही है। देश के अंदर दिक्कत है, देश के बाहर दिक्कत है। भाई समस्या आती है तो चारों दरवाजों से आती है, ठीक है। और वही हुआ इंडिया के साथ, एक तो बाहर से युद्ध और दूसरा देश के अंदर दिक्कत, खाने के लाले। क्या करा जाए? राज्यसभा की सदस्य थी इंदिरा गांधी, तो फिर अल्टीमेटली यही कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब 1966 में प्रधानमंत्री बनी, पर 1966 में सिचुएशन कैसा था भाई? पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब आप लोग जानते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है पितृसत्तात्मक समाज, और कुछ नेता पीठ पीछे बातें करते थे, अरे बेबी डॉल आ गई है, क्या ही ये संभालेगी, ऐसे बोलते थे। एंड शी नोस कि मेरे को बेबी डॉल बोला जाता है, समझ रहे हो? ऐसे मतलब बोला जाता था क्योंकि पुरुष उस समय पे महिला शासन एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, उस समय पे उतना पुरुष ईगो था। क्योंकि 1960-65 ये वही समय भारत का चल रहा है जब दहेज के लिए औरतों को रसोइयों में जलाया जाता था। हमेशा रसोई में बहुएं जलती थी, कभी सास नहीं जली थी, और महिला को एक बोझ माना जाता था। इसीलिए जब गर्भ के अंदर ही महिला पता चलती थी तो उसको अबॉर्ट करा देते थे, मार देते थे, या गर्भ के बाहर मार देते थे। रेप केसेस और उसके बाद किडनैपिंग, बाहर सप्लाई करना, ये सारा भारत के अंदर चल रहा था। दिस इज द सोशल लेवल, बहुत ज़्यादा लेवल पर था। पहले तो लड़की बाहर तक गई है, उसे पकड़ लिया, कट्टे के अंदर डाल दिया और उसको बाहर ले गए, और फिर बाहर ही बाहर उसका अब रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, या सप्लाई हो रही है, क्या हो रहा है राम जाने। ऐसे ऐसे केसेस मिलते थे यहाँ पे। कभी पूछना अपनी नाना नानी दादा दादी से, क्योंकि उनका वो जमाना उन्होंने देखा होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी आई गद्दी पे, ठीक है। अब भाई देखिए, जो सदस्य थे, एमपी थे, उनको तो विश्वास नहीं था ये मैडम कुछ कर पाएंगी, पर मैडम ने कुछ किया। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई भाई, यूएन में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। भारत बैठा, भारत ने मतलब इंदिरा ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला, आप वियतनाम पर युद्ध रोकिए। मतलब इंडिया, अमेरिका उस समय पे वियतनाम पे युद्ध कर रहा था, यूएसए वियतनाम वॉर। तो इंडिया ने वियतनाम पे युद्ध रोकने के लिए अमेरिका को बोला। अमेरिका तो वैसे ही भारत को कुछ नहीं मानता था, समझ रहे हैं?
अमेरिका कहता है यार ये इनकी खुद की समस्या सुलझ नहीं रही है और ये मेरे को कह रहे हैं। और अमेरिका का उस समय एटीट्यूड क्या था भाई, सुपर पावर में आता था। आज तो अमेरिका फिर भी डाउन टू अर्थ हो रहा है, ठीक है, पर पहले तो हेजेमनी होती थी। हेजेमनी को हिंदी में कहते हैं दादागिरी। भाई जो बोल दिया वही होगा, ठीक है, दादागिरी होती थी पूरे वर्ल्ड में। दैट इज अ सुपर पावर। अब मल्टीपोलर हो गया है कंट्री, पहले सुपर पावर था। फिर उसके बाद अब अमेरिका और इंडिया का तो ऐसे हो गया मामला। भाई आज तक हम यूएनएससी में मेंबर नहीं बन पाए। पहले अमेरिका मना करता था, बाद में चाइना मना करने लगा, हम तो ऐसे ही रह गए क्योंकि इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है, ठीक है। अब अमेरिका से संबंध सही है तो चाइना से बिगड़ा हुआ है, पहले अमेरिका से बिगड़ा हुआ था। पूरा आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें, चीजें समझें तो आपको ये पता चलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई अमेरिका ने तो कहा मैं तो इसकी बिल्कुल मदद नहीं करने वाला इंडिया की, इंडिया को खादान चाहिए था। तब उस समय पे सामने आया रशिया। बेटा मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इंडिया का दुश्मन हो गया अमेरिका, अमेरिका का दुश्मन है रशिया, दुश्मन के दुश्मन का दोस्त होता है, ठीक है। तो इंडिया का दोस्त बेस्ट फ्रेंड बन गया रशिया। 1971 में भारत और रशिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी पर साइन कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया। जिस प्रकार से पाकिस्तान को बेस्ट फ्रेंड मिला चाइना, वैसे भारत को बेस्ट फ्रेंड मिल गया रशिया। पर आज थोड़ी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। रशिया ने खादान में हेल्प करी भारत की, भारत के लोगों को कुछ खाने को मिला। भारत ने अब अपने पैरों पे खड़े होने का जिम्मा ले लिया। इंदिरा मैडम ने शुरू कर दिया डिफेंस पे काम, न्यूक्लियर पे काम, ठीक है। लाफिंग बुद्धा, ठीक है, दैट वाज द कोडिंग, दैट वाज द नेम ऑफ दैट न्यूक्लियर ऑपरेशन। अच्छा 1966 में एक बहुत मजेदार बात और हो गई, ठीक है। हम भी न्यूक्लियर परीक्षण कर रहे थे, हाँ। अब इंदिरा मैडम कहती है भारत को एनएसजी में मेंबर बनाओ, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में। यस, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत को सदस्य बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे अमेरिका कहता है नहीं, भारत एनएसजी में मेंबर नहीं है, भारत सीपीईसी में मेंबर नहीं है, ठीक है। भारत को यहाँ पे भी मेंबर नहीं बनाया गया है। तो अब इसका रीजन क्या है? अब अमेरिका वालों ने क्या रीजन बना दिया, 1966 से पहले जिसने न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया है, सफल हुआ है, वही एनएसजी ग्रुप में सदस्य रहेंगे, ठीक है। और अगर भारत ऐड होना चाहता है तो भारत को साइन करना होगा कि आप कोई न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, कोई बफरिंग नहीं है, आप कोई हाँ ठीक है, बफरिंग नहीं है बेटा, कोई बफरिंग नहीं है, सब सही चल रहा है। तो भारत के लिए कंडीशन रखी कि अगर आप एनएसजी और सीपीईसी में मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको डील साइन करनी होगी कि भारत कभी भी न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेगा और भारत कोई भी न्यूक्लियर रिसर्च नहीं करेगा। भारत ने मना कर दिया, कहा नो 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 नो, वी डोंट वांट टू बिकम एज अ मेंबर ऑफ एनएसजी एंड सीपीईसी, भारत अपना करेगा। इसीलिए आज हमारा अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बना हुआ है, जिसमें भारत ने लिखा हुआ है कि अगर भारत का कोई भी कंट्रीमैन, मतलब देशवासी, विदेश में बॉम्बिंग वगैरह उस पर की जाती है, ठीक है, तो भारत भी कम नहीं है, भारत उसका बदला लेगा। या भारत में कोई इस तरह से करता है तो भारत भी उसको पलट के जवाब देगा। एंड दिस इज द रीजन पुलवामा अटैक में के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप न्यूक्लियर खेलेंगे तो भारत के पास भी न्यूक्लियर है, ठीक है, पर ऐसा कोई देश करता नहीं क्योंकि उन्हें पता है दोनों ही उजड़ेंगे और वो ह्यूमैनिटी के लिए भी सही नहीं है। तो भाई होता क्या है यहाँ पे, इंदिरा गांधी ने सीधा इंडिया में फूड के रिसर्च पे फोकस किया, डिफेंस पे फोकस किया, न्यूक्लियर पे फोकस किया। बहुत ही बढ़िया काम है ये, बहुत ही बढ़िया काम है।
हमारे MS स्वामीनाथन पहुंचे रशिया। रशिया के नॉर्मन बर्लोग दोनों मिलकर असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक सीड जन्म दिया, हाई यील्ड वैरायटी सीड, जो कि पंजाब हरियाणा की धरती के लिए सबसे बेस्ट था, उपजाऊ धरती है और इसी के साथ साथ वहाँ पे खादर मिट्टी है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब इन्होंने उसका प्रयोग किया, क्लाइमेट कंडीशन अच्छी, ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी, और इससे बहुत सारा चावल गेहूं उगा और उससे हमारे देश के लोगों का पेट भरा। 1966 भारत ने सरप्लस किया, 1967 भारत में खूब खदान उगा, 1968 भारत ने खूब खदान उगाया, अपने देश का पेट भरा, विदेशों को भी बेचा। भारत ने डिक्लेयर कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1968-69 भारत ने जो खाने की समस्या झेली थी इंदिरा गांधी राज में, वो खत्म। अब हम सप्लाई कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर से ऊपर आ चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है, भारत आगे बढ़ रहा है। तो 1968-69 ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को डिक्लेयर कर दिया गया। वहीं से साथ साथ न्यूक्लियर परीक्षण पे भी ध्यान दिया जा रहा है और डिफेंस पे भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बिना डिफेंस के आप किसी के सामने आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते किसी देश के साथ। तो उस देश को पता होता है ना आपकी न्यूक्लियर पावर क्या। आज जो हम इसरो पे इतनी क्लैपिंग कर रहे हैं, इसरो को हम ट्विटर हैश सब जगह शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी शान है ना। और ये शान कैसा है, हमारे देश की सिक्योरिटी सॉवरेंटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देश सुरक्षित, हम सुरक्षित। अगर देश में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होंगी तो हमें तो कोई विदेशी कुछ समझेगा ही नहीं, है ना। आज इंडियंस की हर जगह रिस्पेक्ट है। आज देखिए, सुबह ही पढ़ा है मैंने, इंडिया और यूनाइटेड नेशन UAE के साथ भी अब वहाँ पे IIT दिल्ली बन रही है। हाँ, लोकल ट्रेड होगा, रुपया और दिरहम में ट्रेड किया जाएगा। कितनी अच्छी बात है। $100 बिलियन तक होगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे देश में पैसा आएगा, है ना। तो कितना अच्छा है ये चीज़। पर अभी भी हम बहुत सी कंट्रियों से चीज़ें खरीदते हैं। अभी हमें आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़रूरत है। और अगर ये 140 करोड़ देशवासी कोई काम छोटा है बड़ा ना सोच के, अगर ये ग्राउंड टू अर्थ जो इनका पोटेंशियल है यूज़ करें ना, जैसे गांव के लोग खिलौने बना सकते हैं तो बनाएं। ठीक है, तो सच बता रही हूँ, ये भारत विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता अगले 10-15 सालों के अंदर। बात इस पर करते हैं। तो भारत में खादान बढ़ रहा है, भारत में डिफेंस बढ़ रहा है, भारत में न्यूक्लियर बढ़ रहा है, भारत में स्पेस भी बढ़ रहा है, इसरो बन चुका है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आगे कहानी क्या होती है। इंदिरा गांधी का तो भाई अमेरिका आंखों में आंखें डाल के बात करती थी अमेरिका से। रशिया बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो चुका है, फूड सिक्योरिटी हो चुकी है। मैडम ने गरीबों के लिए कर दिया काम, सोशल वेलफेयर पॉलिसी शुरू कर दी। ठीक है हाँ, तो अब उसके बाद क्या होता है भाई, लोग जनता मैडम के तगड़े फैन हो गए। क्या बोलते हैं मैडम को, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा होनी चाहिए। ठीक है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। भाई साहब, हर जगह आम जनता ने अपने घरों पे इंदिरा गांधी की फोटो लगाई हुई है। अब ये बात अपने मम्मी पापा से पूछना, वो 1970-71 के होंगे तो बताएंगे आपको। लोग दीवाने इंदिरा गांधी के। भाई क्यों ना दीवाने हो, डिफेंस पे काम हो रहा है, न्यूक्लियर पे काम हो रहा है, लोगों को अब खाने को मिल रहा है। पर 1970-71 में एक प्रॉब्लम थी, बच्चे बड़े पैदा होते थे। मतलब एक एक परिवार में 12-12, 13-13 बच्चे ना हो तो कहते थे अरे ये तो कुछ परिवार ही नहीं है। तो हमारी जनसंख्या तो बढ़नी थी। मैडम ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नसबंदी योजना शुरू करी। लोगों को पसंद नहीं आई, पकड़ पकड़ के लड़कों का नसबंदी किया, वास्कोटॉमी। ठीक है अब यूथ तो मैडम के खिलाफ हो रहा है, पर उसी के साथ साथ क्या हुआ, जो एक्चुअल रिसर्च निकलती है कि वास्कोटॉमी कराओगे बदले में भूमि ले लो, लैंड खत्म हो गई जो सरकार गिफ्ट दे रही थी। ऐसे सरकार अभी भी देती है ना, लड़की बचाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, बैंक अकाउंट में इतना पैसा होगा, ये वही सब सरकार लालच देती आई है। अब रिसर्च में पता चला कि भाई जो नसबंदी हुई है वो 80 साल के बुड्ढों की हुई है।
जवानों की तो हुई नहीं है, वो बराबर पॉपुलेशन बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सरकार के क्या मिला, सरकार को मिला क्या, cos π/2। और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0। कोई फायदा ही नहीं है भाई। आपने इतनी योजना बनाई, भूमि बांट दी, और नसबंदी की 80 साल के बुड्ढों के लिए, वो तो ऐसे ही बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ओके बेटा, तो सरकार हो गई cos π/2। चलिए, इंदिरा के खिलाफ भी कुछ लोग हो गए थे, पर भाई 1970-71 तक, हाँ, तो 70-71 के वक्त पर जनता बहुत ही फैन थी इंदिरा गांधी की। अच्छा, अब 1971 आया। अच्छा, 1966 में इंदिरा आई, तो अब अगला इलेक्शन कब आएगा, 1971 में। कब आएगा, 1971 में। अब 1971 में अगला इलेक्शन आया, कौन जीतेगा भाई, इंदिरा गांधी। आंख बंद करके इंदिरा गांधी। जैसे 2019 में लोगों ने कोई एमएलए एमपी नहीं देखा, सिर्फ देखा अरे इंदिरा है, वो मोदी है, वोट दे दो। सेम ऐसे ही इंदिरा गांधी देख के वोट दिया। मतलब उस समय की 1971 की इंदिरा, आज 2023 के नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड में ये वर्ड हो गया था। अच्छा, वर्ल्ड में तो अभी आगे कहानी बताती हूँ। 1971 में फिर दोबारा से भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा, ठीक है। और ये भारत पाकिस्तान युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि भारत में आ रहे थे इलीगल माइग्रेंट। अब यहीं से ही आप लोगों ने जो एनपीआर है उसका भी सुना होगा, जो CNRC है ना, एनआरसी। तो 1971 में एनआरसी हुआ था, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट बहुत घुस रहे थे। इंदिरा ने कहा एनआरसी कराओ असम में, जो भी इलीगल माइग्रेंट आ गए हैं 1971 सब भारत से बाहर करो। 1966 तक जो है उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, पर 1971 या 66 के बाद जो भी आया उसको भारत से बाहर करो। एनआरसी 1971 में हुई थी। 1971 में इंदिरा ने पाकिस्तान को बोल दिया, क्योंकि उस समय पे बांग्लादेश नहीं था, उस समय पे वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो वेस्ट पाकिस्तान को बोल दिया संभल जाओ, नहीं तो युद्ध करने आ जाओ। जब आप पावरफुल होते हैं तो आपको लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस हमारी डिफेंस तो मजबूत हो ही गई थी, लाहौर तक चली गई। भाई अगर नेगोशिएशन अच्छा होता तो आज लाहौर भारत होता, ठीक है। पर हमारे भारत का ना नेगोशिएशन अच्छा नहीं है, हम युद्ध तो जीत गए, ठीक है, और 80,000 पाकिस्तानी सिपाहियों को जेल में भी बंद कर दिया। पाकिस्तान घुटने टेक दिया। क्या करा जाए मैडम, दैट वाज द इंदिरा, ठीक है, हाँ, दैट वाज द इंदिरा। तो सही कहावत थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। मैडम ने ना लोगों का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया था। और ये वही लेडी है जिसको सब लोग कह रहे थे तो बेबी डॉल है, बेबी डॉल के अंदर इतना पावर। तो भाई होता क्या है, अब ये इंडो पाक वॉर, अब पाकिस्तान तो घुटना टेक दिया। आओ फिर एग्रीमेंट में, शिमला एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है, शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में हमने कहा ना नेगोशिएशन हमारा अच्छा नहीं है। जैसे भारत का दबदबा था, वैसे भारत कश्मीर का ही मुद्दा लेता तो कश्मीर उसी समय आ जाता, पर भारत का नेगोशिएशन अच्छा नहीं है। हमने 80,000 सिपाही छोड़ दिए, लाहौर से सिपाही रिटर्न हो गए, और बदले में हमने क्या किया, एक बांग्लादेश बना दिया, बस। तो 1971 में इंदिरा मैडम ने बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश का पिताजी इंडिया ही है, इंडिया ने ही बांग्लादेश बनाया है, ठीक है। और पूरा वर्ल्ड देखता रहा। पूरा वर्ल्ड क्या कहता है, इन द वर्ल्ड देयर आर ओनली 2 पावरफुल पीपल। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही पावरफुल लोग हैं, एक है अमेरिका का राष्ट्रपति, दूसरा इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जैसे आज बोला जाता है ना, मोदी को पहले जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इग्नोर करते थे आज गले लगते हैं, बिकॉज मोदी इज पावरफुल इन द वर्ल्ड एज पर द लिस्ट। उस समय पे 1971 में कहा जाता था पूरे वर्ल्ड में 2 ही लोग पावरफुल हैं, एक इंदिरा है और दूसरा अमेरिका का राष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका की तो हेजेमनी थी, ठीक है।
हाँ बिल्कुल राजेश कुमार, बिल्कुल ऐसा होगा। तो भाई यहाँ 1971 में लगी थी सेकेंड नेशनल इमरजेंसी। इन दोनों इमरजेंसियों का रीजन क्या था? युद्ध। अब देखिए, एक तरफ से तो मैडम का बहुत ज्यादा दबदबा चलता आ रहा था। जब पावर आती है ना, कुछ गलत चीजें भी होती हैं। दूसरा टर्म इंदिरा गांधी का लोकसभा से लीडर, पिछली बार 1966 में वो बनी थी राज्यसभा की मेंबर, ठीक है। अब पावर आई, मैडम के सदस्य जुडिशरी में भी, एग्जीक्यूटिव में भी, लेजिस्लेचर में भी, बस यहीं से ही मैडम का विरोध होना शुरू हो गया। अब एक दल बना जिसे कहा जाता है जनता दल। जनता दल के कुछ सदस्य, जो आप आज आरएसएस कहते हो, यहीं से ही कुछ सदस्य निकले जनता दल में, ठीक है। वो जनता दल के सदस्यों ने शुरू कर दिया इंदिरा का विरोध। क्या बोला? इंदिरा हटाओ इंडिया बचाओ, इंदिरा हटाओ इंडिया बचाओ। इंदिरा हटाओगे तो इंडिया बचेगा, क्योंकि ये करप्शन कर रही हैं जुडिशरी में, इन्हीं के ही सदस्य हैं। जब जस्टिस नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। डिले पे डिले, डिले पे डिले, तारीख पे तारीख, ये सब चलता था उस समय पे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह नहीं थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आज का कॉन्सेप्ट है। फिर इंदिरा भाषण देती थी, और जब इंदिरा भाषण देती थी भाई साहब, सब लोग सन्नों के सुनते थे, इतनी भीड़ होती थी इकट्ठी। कहा जाता था, इंदिरा कहती तुम कहते हो इंदिरा हटे, इंदिरा कहती है गरीबी हटे। भाई डायलॉग पे डायलॉग, प्रधानमंत्रियों के जो डायलॉग सिस्टम है ना, बड़ा अच्छा होता था। जनता दल अपने भाषण में कहती थी इंदिरा हटाओ इंडिया बचाओ, पलट के इंदिरा गांधी कहती थी तुम कहते हो इंदिरा हटे, इंदिरा कहती है गरीबी हटे। भाई अगली योजना क्या होगी? गरीबी पे बात होगी, गरीबी को हटाना है। फिर इसके बाद अब मैडम के कुछ काले कारनामे भी थे। पता चला हाई कोर्ट से सम्मन आने वाला है। सम्मन आने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई आपको प्रधानमंत्री की पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ओके, डन। ओके, तो भैया आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो मैडम ने अपना पद ना छोड़ने के लिए 1975 में आंतरिक असंतोष के नाम पर, इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर, तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। इंटरनल डिस्टरबेंस, ये इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे तीसरी बार घोषित हुई। अब 1971 में मैडम बनी प्रधानमंत्री, ठीक है। 1976 में होगा इलेक्शन, और इलेक्शन में अगर लगा हुआ है आपातकाल तो लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ जाता है 1 साल, ठीक है। लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ जाता है 1 साल। यदि ये लिख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, यदि आपातकाल में लोकसभा भंग हो रही है, अभी आगे कहानी रहती है वो भी बतानी है, पर ये चीज बीच में इंपॉर्टेंट आ गई है तो लिख लो। यदि आपातकाल में लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा। तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा, ठीक है। इफ लोकसभा डिसॉल्व ड्यूरिंग emergency, then term period of Lok Sabha extended for 1 year।
ओके डन, सभी बच्चे लिख लीजिए। तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। हो गया। डन, जैसे ही हो जाए तो ऐसे डन बोलना, फिर आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हो गया सबका, लिख लिया सबने? चलिए अब आगे बात शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे 1975 में लगा दी इंदिरा मैडम ने आपातकाल, ठीक है, आंतरिक असंतोष के नाम पे। हाँ, अब आंतरिक असंतोष के नाम पे कैसे आपातकाल लगा भाई, वो भूलने वाली बात नहीं है। वो किस तरीके से किया, देखो, मैडम ने रात को 9:30 बजे फोन किया भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद को कहा कि देश में पॉलिटिकल डिस्टरबेंस चल रही है, सो आप इसे एक्सेप्ट करिए, साइन कीजिए, और बीइंग एज अ प्रेसिडेंट आप डिक्लेयर करिए देश में आंतरिक असंतोष के कारण तीसरी बार आपातकाल लगेगा। फखरुद्दीन अली अहमद नहीं चाहते थे आपातकाल लगे, पर क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में कि प्रधानमंत्री जो सलाह देगा राष्ट्रपति वो करेगा। हालांकि इस इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे तो प्रधानमंत्री की सलाह को रद्द भी कर सकता है। ये आज की इंटरप्रिटेशन है, बट पहले की इंटरप्रिटेशन क्या थी, आर्टिकल 74 कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, दैट्स ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? डन। अब बच्चे होता क्या है, अब फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 1975 में भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने रात के 11 बजे फोन मतलब प्रसार भारती दूरदर्शन में बोला हमारे देश में आपातकाल लग गया है। और रात के 11 बजे किसी को नहीं पता होता है, सब सो रहे होते हैं, देश की जनता को नहीं पता था। और रात के 12 बजे दरवाजा खटखटाया, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, पकड़ो सीधा जेल के अंदर बंद। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो जनता पार्टी के सदस्य थे जेल के अंदर बंद रात के 12 बजे। और सुबह 6 बजे हाई लेवल कमेटी बिठाई। हमारे अमित शाह हाई लेवल कमेटी बिठाते हैं 9 बजे, इंदिरा मैडम ने बिठाई सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे हाई लेवल कमेटी में कैबिनेट के मंत्रियों को पता ही नहीं था, मतलब जो सदस्य थे उन्हें पता ही नहीं था अरे इमरजेंसी लगी हुई है, जैसे डीमोनेटाइजेशन के वक्त किसी को नहीं पता था। सेम इसी तरीके से पता ही नहीं था यार इमरजेंसी लग चुकी है, और इमरजेंसी लगी है तो क्या प्रोविजन होगा, कैसे देश चलेगा, सब इंदिरा ने तय करा हुआ था। मिनिस्टर्स को तो कुछ करना ही नहीं था। उस समय पे कहा जाता था देयर इज अ वन कैबिनेट एंड वन कैबिनेट इज इंदिरा। कैबिनेट भी इंदिरा है, इंडिया भी इंदिरा है, सो इंदिरा इज इंदिरा। बस जहां मैडम के खिलाफ में जो बोल रहा है पकड़ो सीधा जेल के अंदर, ठीक है, ये सिस्टम चल पड़ा। अब जब ये सिस्टम चला तो भाई अब इसमें जनता तो असंतोष होगी, क्योंकि मैडम के खिलाफ अगर कोई न्यूज़पेपर भी लिख रहा है तो आपको भी पता है हम लोगों को राइट टू प्रेस आर्टिकल 19 तो है ही है, ठीक है। तो उस समय पर आर्टिकल 19 राइट टू प्रेस आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, प्रेस का अधिकार समाप्त कर दिया। कोई न्यूज़पेपर नहीं छपेगा, अगर कोई न्यूज़पेपर छपा तो पूरा प्रेस बंद हो जाएगा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सेंसरशिप ऑन प्रेस, ठीक है। तो आपका राइट टू प्रेस का अधिकार समाप्त हो गया। इन पर चर्चा करनी बनती है। अब इलेक्शन तो होगा ही होगा। 1977 में 3 मार्च
1977 इलेक्शन होना था, इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन में भाई ऑब्वियसली जनता फ्रस्ट्रेट हो रही है, क्योंकि किसी को कोई अधिकार ही नहीं मिल रहा है, ना न्यूज़पेपर छप रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उस समय पर क्या किया गया, जनता चाहती थी अब मोरारजी देसाई वाली पार्टी आए। जनता चाहती थी कि अब बदलने का वक्त है, क्योंकि दादागिरी बहुत हो गई है इंदिरा की, और ये है एक डेमोक्रेटिक स्टेट। तो जनता ने क्या किया, जनता ने जनता पार्टी को वोट दे दिया, और वही जनता पार्टी 1980 में, जनता पार्टी 1980 में बीजेपी कहलाई। ठीक है भाई और बहनों, ओके। अब जनता पार्टी को वोट दिया तो ऑब्वियसली मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, और मोरारजी देसाई के लिए ये कहा जाता है फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर। नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई 1977 में। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद जब मोरारजी देसाई गद्दी पर आए तो आते साथ उन्होंने सबसे पहला काम किया 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संविधान संशोधन किया जाए। संविधान संशोधन, ठीक है। अब संविधान संशोधन कैसे किया, पहली चीज, आज के बाद अगर इमरजेंसी लगेगी तो प्राइम मिनिस्टर के फोन पे नहीं लगेगी, कैबिनेट वो भी लिखित में देगी। सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनना। आज राष्ट्रीय आपातकाल, चाहे लिखना हो लिख लेना, आज राष्ट्रीय आपातकाल लिखित सिफारिश, रिटर्न रिकमेंडेशन होगी किसकी, कैबिनेट की होगी रिटर्न रिकमेंडेशन, जो कि दी जाएगी किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, साइन करने के बाद राष्ट्रपति पेपर देगा संसद में, ठीक है। उस प्रस्ताव को संसद में भेजेगा, राष्ट्रपति ने कहा साइन कर दिए, आपातकाल लग गया, ठीक है भाई। पर संसद के पास वो प्रस्ताव जाएगा, संसद के पास समय है 1 महीने का, और विशेष बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है जितने भी मेंबर आए हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा के, और वोटिंग देने के लिए, उसका कर दो 2/3, तो स्पेशल मेजॉरिटी से, यस ये इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट, ये मोरारजी देसाई ने किया 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, कि कैबिनेट लिखित सिफारिश देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति लिखित सिफारिश को पढ़ेगा, साइन करेगा, साइन करने के बाद रेजोल्यूशन देगा संसद को, पार्लियामेंट को, 1 महीने और विशेष बहुमत में संसद उसे पास करेगी। मतलब संसद के पास समय है 1 महीने का, लोकसभा भी विशेष बहुमत से पास करेगी, ठीक है, और राज्यसभा भी। और साइन होने के बाद तब 6 महीने तक इमरजेंसी लगेगी, जो कि अनिश्चित काल तक लग सकती है, परंतु हर 6 महीने में, एवरी 6 मंथ्स में उसे पास किया जाएगा। ये मोरारजी देसाई ने किया। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे आज आपातकाल नहीं लगेगा, और अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया तो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त है, आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त है, ठीक है। और आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं हो सकता। डन, यहाँ नेशनल इमरजेंसी खत्म। कल करेंगे स्टेट और फाइनेंशियल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।